everyone, myself Sudhanshu Ranjan and I am going to discuss the solution of physics paper part test 4. So without any delay, let's go for the paper solution. So in section A, question number 1, a body has its center of mass at the origin, the x coordinate of the particles. अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे है तो पार्टिकल्स के जितने x कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे होंगे? तो पहले ऑप्शन से क्या पता चल रहा है कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो पॉजिटिव साइड में है. अगर सारे कोऑर्डिनेट्स अगर पॉजिटिव साइड में है तो ओरिजिन पे कभी भी लाई नहीं कर सकता. सारे कोऑर्डिनेट्स अगर नेगेटिव साइड में है तब भी ओरिजिन पे कभी भी लाई नहीं कर सकता. थर्ड ऑप्शन है मस्ट बी ऑल नॉन नेगेटिव. मस्ट बी ऑल नॉन नेगेटिव मतलब फिर से पॉजिटिव साइड में और एक पार्टिकल ओरिजिन पे. इस कंडीशन में भी सेंटर ऑफ मास कभी भी ओरिजिन पे लाई नहीं कर सकता. So fourth option is what? Some of the particles must lie on positive x-axis and some of the particles lie on negative x-axis. Then the center of mass will lie at the origin. So question number 1 का option D हमारे लिए क्या है? Correct है. Let's go for question number 2. A stone is dropped from a height h. It hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. एक स्टोन को h हाइट से अगर ड्रॉप किया गया तो इसका मोमेंटम p हो गया. जब h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है ग्राउंड पे? √2gh. सो मोमेंटम कितना लिखा जाएगा? m इंटू √2gh. लेकिन फिर बोला गया क्वेश्चन में कि 100% हाइट बढ़ा दी गई है. अगर 100% हाइट बढ़ा दी गई है इसका मतलब है 2h हाइट से इसे रिलीज किया गया. अगर 2h हाइट से इसे रिलीज किया जाएगा तब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. लेकिन अब वेलोसिटी इस वाले केस में कितना हो जाएगा? √2g इंटू वट? 2h. सो यहाँ पर लिखा जा सकता है √2 इंटू वट? m √2gh. सो m √2gh हमारी ये वाली मोमेंटम थी. तो ये फाइनल जो मोमेंटम हो गया दैट इज √2 टाइम्स p. हमें बोला गया परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम. परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय व्हाट? p इनिशियल इनटू 100. तो ध्यान से देखिए, अगर मैं p फाइनल की बात करूं तो ये कितना है? √2 टाइम्स p माइनस p डिवाइडेड बाय व्हाट? p इनटू व्हाट? 100. p से p कैंसिल. √2 माइनस 1 दैट इज 1.414 माइनस 1 दैट इज 0.414 इंटू 100. और इसे क्या लिख सकता हूं मैं? 0.414 इंटू 100. इसका मतलब ये कितना परसेंट हो गया? दैट इज 41.4%. इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O फॉर द फॉलोइंग करंट डिस्ट्रीब्यूशंस. एक डायग्राम दे दिया गया है और आपसे पूछा गया बताओ O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. तो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो इससे इस पूरे डायग्राम को 3 सेक्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं. ये वाला सेक्शन अगर ध्यान से देखें तो दिस इज द सेमी इनफाइनाइट वायर, दिस इज द आर्क ऑफ सर्कुलर वायर एंड दिस इज द सेमी इनफाइनाइट वायर एज वेल. अगर मैं बोलूँ कि इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, दैट इज μ0I डिवाइडेड बाई 4πd. करंट के डायरेक्शन से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा. एंटी क्लॉकवाइज सेंस में O पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज μ0I डिवाइडेड बाई 4πd. अब मैं इसकी बात करूं इस सेक्शन के लिए, अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी, ये भी हमारी μ0I डिवाइडेड बाई 4πd होगी. लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये क्लॉकवाइज साइंस में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर. इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी. तो बच गई क्या? ये वाली आर्क लेंथ. इस आर्क लेंथ की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा. पूरे सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होती है वो μ0I डिवाइडेड बाई 2r होती है. सो 90 डिग्री के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट द सेंटर वो क्या लिखा जाएगा? μ0I डिवाइडेड बाई 2r इंटू वट? थीटा डिवाइडेड बाई 2π. अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो μ0I डिवाइडेड बाई 2r इंटू थीटा कितना है? 90 डिग्री. नीचे कितना है? 360 डिग्री. 90 डिवाइडेड बाई 360 दैट इज 1/4. सो इसे क्या लिखा जा सकता है? μ0I डिवाइडेड बाई 8r. अब डायरेक्शन की बात करें तो क्लॉकवाइज सेंस में जा रही है करंट का डायरेक्शन. सो ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड. तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ? दिस इज क्रॉस. सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4.
The graph shows the variation of voltage V across the plates of two capacitors A and B with charge Q. Which of the two capacitors has larger capacitance? यहाँ पर V वर्सेस Q का ग्राफ दे दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर स्लोप पता कर लूँ तो कैपेसिटेंस पता किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि स्लोप कितना होगा तो स्लोप मैं लिख सकता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, y डिवाइडेड बाई एक्स, दैट इज v डिवाइडेड बाई q, एंड v डिवाइडेड बाई q इज नथिंग बट 1 बाई c। इसका मतलब है अगर मैं बोलूँ कि जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, इसका मतलब है थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें a का स्लोप कम है, इसका मतलब a का कैपेसिटेंस ज़्यादा है। सो ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। A block of mass m is placed on a smooth inclined surface of wedge of mass capital M, which is placed on a smooth horizontal surface. A block slides on surface and reaches at the bottom of the inclined plane the horizontal displacement of wedge. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सारे सरफेसेस स्मूथ है, ब्लॉक को इस पॉइंट से रिलीज किया गया, जब ये ग्राउंड पे पहुंचने वाली है तो आपसे पूछा गया वेज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लेते हैं यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि जब वेज यहाँ पे पहुँच गई, जब वेज x मीटर डिस्प्लेस हो गई, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वेज का वो मैंने मान लिया x है, तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक यहाँ पे थी ये ब्लॉक यहाँ पर पहुँच जाएगी। जब ये ब्लॉक यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना लिखा जाएगा, d माइनस एक्स। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हमें मालूम है पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं x डायरेक्शन में बोलूँ तो 0 है, एंड इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन वाज 0 एज वेल। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन 0 है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, m1 डेल्टा x1 प्लस व्हाट m2 डेल्टा x2। अगर दो पार्टिकल है तो ये लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय व्हाट m1 प्लस m2। सिंस displacement of center of mass is 0, so we can write down m1 delta x1 plus what m2 delta x2 and that is equal to 0। अगर मैं ब्लॉक को 1 मान लूँ और वेज को अगर मैं 2 मान लूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में वो कितनी है, d माइनस एक्स। ब्लॉक के मास को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ m, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस d माइनस एक्स, प्लस यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वेज के मास की बात करूँ तो ये वेज का मास कितना हो गया हमारा m, एंड वेज जो डिस्प्लेस कर रही है वो कितना, एंड कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, दैट इज माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एम डी माइनस एम एक्स माइनस कैपिटल एम एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर x को इस साइड ले जाएं, राइट हैंड साइड लेकर जाएं तो यहाँ पर m प्लस एम, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ this is equal to what, md divided by m plus capital M। clear है? accordingly which option is correct? so option B is correct। let's go for question number 6। two particles each of mass 2 kg attract each other with a force inversely proportional to the square of the distance between them। the particles are initially held at rest and then released। what is the velocity of center of mass? यहाँ पर दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली जो फोर्स लग रहा होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये अगर ध्यान से देखें, अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं। इनिशियली द होल सिस्टम इज एट रेस्ट, अगर पूरा सिस्टम हमारा रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमारा किस पे होगा, रेस्ट पे। जब पूरे सिस्टम को रिलीज किया गया तो हमें क्या नजर आ रहा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ओवर द सिस्टम इज 0। net external force over the system is 0, then we can say that acceleration of center of mass is 0, velocity of center of mass is constant। if velocity of center of mass is constant, इसका मतलब है जो पहले velocity थी बाद में भी center of mass की velocity सेम रह जाएगी। so इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। let's go for question number 7। a constant current carrying wire in the neighborhood produces no field, electric field only, magnetic field only, electric and magnetic field both। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर मैं एक करंट कैरिंग वायर की बात करूं तो करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर नेट चार्ज क्या होता है, 0। अगर नेट चार्ज किसी भी बॉडी पे 0 है तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में 0 ही होगी। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से इसके चारों तरफ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, बॉल केप्ट इन ए क्लोज बॉक्स मूव्स इन द बॉक्स मेकिंग कोलिजन्स विद द वॉल्स, द बॉक्स इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस, द सेंटर ऑफ मास।
यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ऑब्वियसली पूरे सिस्टम का बॉक्स प्लस बॉल सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। फॉर हैविंग मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर at a point, the angle between the element and the line joining the element to the given point must be। आप लोगों को मालूम होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सो एंगल कितना होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो? थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। सो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। A magnet when placed perpendicular to a uniform field of strength 10 to the power -4 Weber per meter square experiences a maximum couple of moment 4 into 10 to the power -5 Newton meter। What is its magnetic moment? मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर मैक्सिमम कपल ऑफ मोमेंट की बात की गई है, इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क की बात की गई है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? m क्रॉस b, लेकिन मैक्सिमम के केस के लिए कितना हो जाएगा? mb sin 90 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? m into b। टॉर्क इज गिवन दैट इज 4 into 10 to the power -5। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड मेंशन है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 10 to the power -4 into what? मैग्नेटिक मोमेंट 10 to the power -4 से ये कैंसिल, 10 to the power -1। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? हाउ मच? 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 11. A body of mass m having an initial velocity v makes head-on elastic collision with a stationary body of mass capital M. After the collision, the body of mass m comes to rest and only the body having mass capital M moves. This will happen only when। आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, दूसरा बॉडी जिसका मास कैपिटल M है, ये मोशन में थी और इसके साथ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो रहा है और ये रेस्ट पे, ये टकराने के बाद ये मोशन में आ गई और ये रेस्ट पे आ गई। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? सेम होगा। तभी ये पॉसिबल है कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को एक्सचेंज कर ले। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ ए स्फीयर एंड होलोकोन। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। हमें मालूम है कि होलोकोन की बात करें तो h/3 पे सेंटर ऑफ मास लाई करती है। ये टोटल लेंथ हमारा कितना है? 3 है। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। सेंटर ऑफ मास पे पूरे मास को कंसंट्रेटेड रख ले। ये हमारा मास m है। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा। इसका मास हमने क्या लिख लिया? m। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ये डिस्टेंस हमारा 1 है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना था? 3। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? 2। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दैट इज़ 1। अगर मैं बोलूँ दोनों मास सेम है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो गया वो कितना हो गया? 3। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों की वजह से जो सेंटर मास लाई करेगी वो कितने डिस्टेंस पे? दैट इज़ 3/2 डिस्टेंस पे। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 3/2। लेकिन हमें तो यहाँ से पता करना है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ऑब्वियसली अगर ध्यान से देखें तो y एक्सिस पे ही लाई करेगी, तो y एक्सिस पे लाई करेगी तो x कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी? 0। अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 3/2 मीटर। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी हमारी? yc इज इक्वल टू कितना ले? 3/2 + 1 दैट इज हाउ मच? 5/2। y कोऑर्डिनेट इज दिस मच, x कोऑर्डिनेट इज 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी करेक्ट है। In question number 13, a 3 kg ball falls from a height of 64 cm and rebounds up to a height of 25 cm. The coefficient of restitution is। एक बॉल को 64 सेंटीमीटर हाइट से रिलीज किया गया और ये रिबाउंड कर रही है 25 सेंटीमीटर हाइट तक। इसे अगर मैं बोलूँ this is the height after first collision and this is the initial height, then there is a relation in between both of them। h1 is equal to e square into h। so e square can be written as h1 divided by h। h1 divided by h means 25 divided by what? 64। so e is equal to मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 5 divided by 8 approximately 0.62। so which option is correct? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 14. In question number 14, a ball moving with velocity of 8 meter per second collides with another stationary ball. After the collision, both the balls move in direction, making an angle of 60 degree with the initial direction. After the collision, their speed will be। क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया गया है कि दो बॉल हैं, दोनों बॉल का मास हमारा सेम है। एक बॉल यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और दूसरा बॉल स्टेशनरी है। टकराने के बाद दोनों बॉल ने इनिशियल डायरेक्शन से 60 डिग्री पे मोशन करना शुरू कर दिया। ये v1 है और मैंने यहाँ पर बोल दिया ये हमारा v2 है
और ये इनिशियल डायरेक्शन है, तो यहाँ से इसका ये एंगल कितना है 60 डिग्री। हमें मालूम है कोलिजन की अगर बात कर रहे हैं तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स ओवर द सिस्टम कितना है 0 है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो इसके वेलोसिटी को कम ब्रेक कर लें, वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा v1 साइन 60 डिग्री दैट इज √3 v1 डिवाइडेड बाई 2। इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा दैट इज v2 cos 60 डिग्री v2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर v2 साइन 60 डिग्री दैट इज √3 v2 डिवाइडेड बाई 2। So momentum before collision in x direction is equal to momentum after collision in x direction. Momentum before collision in x direction that is 8m, इसकी momentum कितनी है 0 है। इसके momentum की बात करें तो इसका momentum कितना लिखा जा सकता है that is m into v1 divided by 2 plus m into v2 divided by 2। ध्यान से देखिए यहाँ पर m से m कैंसिल, सो मैं लिख सकता हूँ v1 plus v2 is equal to what 16। ये हमारा इक्वेशन 1 है। Momentum before collision in y direction is 0, so momentum after collision in y direction must be 0। y डायरेक्शन में अगर इसके मोमेंटम की बात करें तो ये कितना है √3 v1 इंटू 2 इंटू एम। इसके मोमेंटम की बात करें √3 इंटू v2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम, और दोनों मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली बोल सकता हूँ कि √3 v1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम इज इक्वल टू वट √3 v2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम। m से m यहाँ पर कैंसिल, √3/2 से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा v1 और यहाँ पर क्या बचा है हमारा v2। v1 मस्ट बी इक्वल टू v2, अगर इस इक्वेशन में पुट करें सो v1 इज इक्वल टू v2, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू व्हाट 8 मीटर पर सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारे लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इफ द सिस्टम इज रिलीज देन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो पहले ये समझ ले वेक्टर के फॉर्म में रख ले दैट इज व्हाट m1 a1 प्लस व्हाट m2 a2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, दिस इज m1 प्लस m2। सो अगर मैं इसे 1 मान लूँ और इसे मैं 2 मान लूँ, सो ऑब्वियसली ये 3m kg का और ये m kg का है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका एक्सेलरेशन में a मान लूँ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में a से जाएगी तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में a से ही जाएगी। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 3mg, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है दैट इज mg। सो एक्सेलरेशन मैं ये लिख सकता हूँ, अगर दोनों पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात करें, दोनों पार्टिकल के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैं बोल सकता हूँ ड्राइविंग फोर्स दैट इज 3mg माइनस व्हाट mg डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 4m। सो यहाँ पर कितना 2mg डिवाइडेड बाई 4m, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ g डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं a1 की बात करूँ तो a1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस g डिवाइडेड बाई 2j कैप, क्योंकि वो नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रही है। a2 की बात की जाए तो ये लिखा जाएगा g डिवाइडेड बाई 2j कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख दिया जाए तो मैं निकाल सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास a1 3m को कहा गया, तो यहाँ पर m1 कितना है हमारा 3m इंटू वट माइनस g डिवाइडेड बाई 2j कैप, प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा m इंटू जी डिवाइडेड बाई 2j कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 4m। यहाँ पर बोल सकते हैं माइनस 3mg बाई 2 और यहाँ पर mg डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ माइनस mgj डिवाइडेड बाई व्हाट 4m। m से m यहाँ पर कैंसिल दैट इज व्हाट माइनस g डिवाइडेड बाई 4j कैप। इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रही है, कितने एक्सेलरेशन के साथ g बाई 4, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उसी के नज़दीक होती है। तो ऑब्वियसली 3m kg नीचे जा रही है तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगी, कितने से जा रही है g बाई 4 से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। In question number 16, a circular coil of 1 turn is formed by a wire of length 6.28 meter which carries current of 3.14 ampere. The magnetic field at the center of the coil is। एक वायर है जिससे एक कॉइल बना लिया गया 1 टर्न का, बोला गया मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे सेंटर पे। हमें मालूम है इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई r। लेंथ क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज 6.28, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 6.28 इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई r। सिंस 2 पाई इज इक्वल टू 6.28 सो दिस वुड बी कैंसिलिंग ईच अदर। सो r इज इक्वल टू कितना लिखा जाए 1। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी हो जाती है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r। म्यू नॉट को कितना लिखा जा सकता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7,
आई क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, आर कितना 1, 2 से 2 टाइम में कैंसिल, पाई इंटू पाई, 3.14 इज आल्सो पाई, पाई इंटू पाई इज पाई स्क्वायर, दैट इज ऑलमोस्ट 10, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इज 10 टू पावर माइनस 6, सो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की सबको मालूम है, दैट इज टेस्ला। सो आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो चार्ज को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ, और इन क्वेश्चन नंबर 17 और टेस्ट चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इज मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला सिंपल सा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, q इंटू वी क्रॉस बी। थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को ही एनालिसिस कर ले तो क्वेश्चन से डायरेक्टली आंसर पे पहुंचा जा सकता है। वेलोसिटी की अगर बात कर ले 2i कैप प्लस 3j कैप, मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर ले तो 2i कैप प्लस 3j कैप। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो दोनों वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है, और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 3 चार्ज पार्टिकल्स proton, neutron and alpha particles are projected in uniform transverse magnetic field, then find ratio of their radii of circular tracks respectively if their accelerating voltage are same। जब accelerating voltage सेम होती है और magnetic field सेम होती है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए radius is directly proportional to m divided by q। इसका मतलब मास और चार्ज का रेशियो अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पर रेडियस का रेशियो पता कर सकते हैं। अगर मैं प्रोटोन की बात करूँ तो प्रोटोन का मास मान लें m और उसका चार्ज अगर e मान लें तो ड्यूट्रॉन का जो मास हो जाता है वो कितना हो जाएगा 2m और चार्ज हमारा e। अल्फा पार्टिकल का मास 4m और चार्ज हमारा हो जाएगा 2e। तो अगर मैं इस रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर 1:2 मास और चार्ज का रेशियो 1:2:2, तो रेडियस का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:√2:2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। A particle with a specific charge is fired with a speed v towards a wall at a distance d perpendicular to the wall. What minimum magnetic field must exist in this region for the particle not to hit the wall? मान लिया जाए एक वॉल यहाँ पे है, एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया गया परपेंडिकुलरली, v वेलोसिटी से थ्रो किया गया, ये हिट ना करे तो ऐसे जाकर ऐसे ये वापस रिटर्न हो जाए। वापस रिटर्न होने के लिए ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये बोल दूँ यहाँ पर जो रेडियस है वो d के बराबर है और रेडियस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा जाए mv डिवाइडेड बाई qb। अब क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है, स्पेसिफिक चार्ज इज s, मतलब q डिवाइडेड बाई m इज s, मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर v डिवाइडेड बाई s इंटू b। हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, इसको इसके साथ इक्वेट कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखा जाए v डिवाइडेड बाई एस डी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे लिए। नेक्स्ट गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इफ ए चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी रीजन फाइंड पॉसिबल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन सो दैट नेट फोर्स एक्सर्ट्स ऑन द चार्ज। इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कैसा कॉम्बिनेशन हो कि चार्ज पे नेट फोर्स एग्जिस्ट करे। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ पहले ऑप्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो है, इसलिए फोर्स हमारा जीरो ही होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। सो क्या मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन जीरो है तो उस केस में भी फोर्स हमारा जीरो हो सकता है क्या? हाँ, अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही थ्रो कर दिया जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा। इसका मतलब है इस केस में भी चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉन जीरो है। तो मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने बोल दिया इनटू द प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉसिबिलिटी है। अब मैं यहाँ पर बोलूँ एक चार्ज पार्टिकल को मैंने यहाँ पर v वेलोसिटी दे दिया, अगर चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी दे दिया तो चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग सकती है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं बोलूँ तो v क्रॉस b के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखें तो ये मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है, हो सकती है नेट फोर्स जीरो।
इसका मतलब है ऑप्शन थर्ड के लिए भी नेट फोर्स 0 होगा। अब ऑप्शन 4 की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, तो चार्ज को आप कैसे भी फेंको फोर्स तो लगेगा ही। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। In question number 21, a charged particle is whirled in a horizontal circle on a frictionless table by attaching it to a string fixed at one end. If a magnetic field is switched on in the vertical direction, the tension in the string. मान लिया जाए एक चार्ज पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो इस पे यहाँ पर टेंशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वेलोसिटी होगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने अंदर की ओर दे दिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर दे दिया, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगी वो इस डायरेक्शन में डेवलप होगी, जिसके कारण से इसका जो टेंशन होगा वो रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने बाहर की ओर दे दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टेंशन, जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर, जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बाहर होगा तो ये टेंशन इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि टेंशन बढ़ेगी या फिर घटेगी, और यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं है, बस ये बोला गया इन वर्टिकल डायरेक्शन तो अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि टेंशन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। In question number 22, a straight wire carrying current I is turned into a circular loop. If the magnitude of magnetic moment associated with it in mks unit is m, the length of the wire will be. एक वायर है जिसे लूप में कन्वर्ट कर दिया गया, इसका लेंथ लिखा जा सकता है 2 pi r, where r is the radius. अब यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखा जाएगा? I इंटू ए मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा I इंटू ए, एरिया कितना हो जाएगा? दैट इज पाई आर स्क्वायर। अगर मैं r की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ L डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ I इंटू वट पाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, पाई से एक पाई कैंसिल, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ L स्क्वायर इज इक्वल टू वट 4 पाई m डिवाइडेड बाई वट I, so L can be written as under root 4 pi m divided by capital I. So which option is correct? So option B is correct. Let's go for question number 23. Question number 23 की बात करें, the bob of simple pendulum of length L is held horizontal and then released. It collides elastically with a block of equal mass lying on a frictionless table below the length L from the fixed point. The kinetic energy of the block after collision will be. क्वेश्चन में बोला गया एक सिंपल पेंडुलम है, एक बॉब है जिसका मास m kg है, ये लेंथ L मीटर है। L मीटर बिलो जब इसे छोड़ा गया तो जब यहाँ पे पहुँची तो एक दूसरे आइडेंटिकल बॉल से ये इलास्टिकली कोलाइड कर रही है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, मास सेम है, तो ये रुक जाएगी और ये मोशन में आ जाएगी। इसका मतलब है इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी इसे ट्रांसफर कर देगी, लेकिन इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आएगी। ये पोटेंशियल यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ पर जब आएगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी ही इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ध्यान से देखें, ये L मीटर हाइट पे थी तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी? mgl ही इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और यही काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब है अगर मैं बोलूं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन विल बी हाउ मच? दैट इज mgl, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इन द डायग्राम गिवन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ ए बॉल कमिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड हिटिंग अनदर बॉल व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट। द अदर टू लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। व्हिच ऑफ द डायग्राम शोज ए फिजिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन? कौन सा सिचुएशन इम्पॉसिबल है? हमें मालूम है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम एग्जिस्ट कर रही थी बिफोर कोलिजन, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मोमेंटम एग्जिस्ट करनी चाहिए, वाई डायरेक्शन में नेट मोमेंटम हमारा जीरो होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा, इसका भी एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन, एक दूसरे को कैंसल आउट करके नेट मोमेंटम यहाँ जीरो हो सकता है वाई डायरेक्शन में। इसकी बात करें तो इसका एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, यहाँ पर भी नेट मोमेंटम वाई डायरेक्शन में जीरो हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब नेट मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन वाई डायरेक्शन इज नॉट जीरो। Since before collision net momentum in y direction is zero, so this is not possible. So question number 24 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, द एनर्जी एंड कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर U and C respectively. Now a dielectric slab of dielectric constant 6 is inserted in it. Then energy and capacity becomes, assuming charge on plates remains constant. कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिखा जाए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाई D। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, या फिर लिखा जाएगा हाफ QA स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, या फिर लिखा जाएगा हाफ इंटू Q इंटू V। अब पॉइंट है कि इसमें से कैपेसिटेंस का तो ये फार्मूला यूज किया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फार्मूला यूज किया जाए। कोई भी फार्मूला यूज करेंगे आंसर आएगा, लेकिन किस फार्मूले को इस्तेमाल करने से आसानी से आंसर आ पाएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया है कि एज्यूमिंग चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर चार्ज अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई, C। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से आंसर ला सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, और हमें मालूम है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा 6 है, इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस है वो 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो नया जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6C। सिंस कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 6, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड बाय फैक्टर 6। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन C हमारा करेक्ट है। A circuit has section AB as shown in the figure. The EMF of the cell is 10 volt. The potential difference VAB is equal to 5 volt. The charge on the capacitor C1 is, C1 पे चार्ज हमें पता करना है, लेकिन साथ में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है VAB is equal to what, 5. So VA minus VB is equal to what, 5. A is at higher potential as compared to B. चार्ज का फ्लो A से B की ओर, जहाँ पे चार्ज एंटर करती है वो टर्मिनल पॉजिटिव, जहाँ से बाहर निकलती है वो नेगेटिव, जहाँ से एंटर कर रही हो पॉजिटिव, जहाँ से बाहर निकलेगी वो हमारी नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ अब पोटेंशियल डिफरेंस A क्रॉस AB लिख लें तो मैं ये लिख सकता हूँ VA माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस से माइनस है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस Q डिवाइडेड बाई C1। यहाँ पर माइनस से प्लस है तो यहाँ पर लिख लूँ मैं +10, प्लस से माइनस Q डिवाइडेड बाई C2। यहाँ पर क्या लिखा जाए, माइनस VB, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच, 5। VA माइनस VB इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर 10 है, 5 + 10 15, इधर जाएगा तो -15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस व्हाट, Q डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू व्हाट, 15। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q इंटू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 इंटू C2। सो Q इज इक्वल टू मैं लिख लूँ यहाँ पर 15 इंटू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई व्हाट, C1 प्लस C2। C1 और C2 की वैल्यू अगर यहाँ पर रख लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, 3। ये भी माइक्रो में है, ये भी माइक्रो में है, तो यहाँ पर नीचे भी माइक्रो में, सो एक माइक्रो से एक माइक्रो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना, ये 5 टाइम में, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। सिंस दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज क्या होगा हमारा, सेम होगा। सो कैपेसिटर 1 पे जो चार्ज है वो कितना है हमारा, 10 माइक्रोकूलम। In question number 27, two capacitances C1 and C2 are connected in series. Assume that C1 is less than C2. The equivalent capacitance of this arrangement is C. Where? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर यहाँ पर समझना है तो मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा डेटा के साथ। मान लिया जाए मैंने यहाँ पर बोला C1 इज़ 3 फैराड और C2 मैंने बोल दिया 6 फैराड, तो इसका जो C इक्विवेलेंट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 फैराड। हमें मालूम है जो C इक्विवेलेंट होता है छोटे वाले से भी छोटा होता है, तो हमें मालूम है C1 सबसे छोटा है और C इक्विवेलेंट उससे भी छोटा है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लें C1 डिवाइडेड बाई 2, और एक और ऑप्शन में आ रहा है 2C2, तो C1 डिवाइडेड बाई 2 कर लें तो C1 डिवाइडेड बाई 2 कितनी आ रही है, दैट इज 1.5, और 2C2 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो दैट इज 12। अब देखकर बताना, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो C इज लेस देन C1 बाई 2, C इज ग्रेटर देन C1 बाई 2, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो ये C किसके बीच में लाई कर रहा है, C1 बाई 2 एंड C1 के बीच में, तो C अगर मैं बोलूँ C1 बाई 2 से बड़ा है और C1 से छोटा है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। Question number 28, two capacitors of capacity 2 microfarad and 3 microfarad are charged to the same potential difference of 6 volt. Now they are connected with opposite polarity as shown. After closing switches S1 and S2, their final potential difference becomes. क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों के एक्रॉस का पोटेंशियल सेम है लेकिन पोलैरिटी अपोजिट है। मैंने इसके एक्रॉस का पोटेंशियल V1 मान लिया, इस कैपेसिटर को C1 मान लिया, इसके एक्रॉस का पोटेंशियल V2 मान लिया, और इसका जो कैपेसिटर है वो C2 है। हमें मालूम है यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये कैपेसिटर एक दूसरे के प्लेट से चार्ज को एक्सचेंज नहीं कर सकती, ये कैपेसिटर भी एक दूसरे के प्लेट से चार्ज को एक्सचेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक दूसरे के प्लेट से चार्ज को एक्सचेंज कर सकती है। लेकिन हमें मालूम है चार्ज ओवर दीज टू प्लेट्स विल बी कंजर्व्ड। तो अगर मैं बोलूँ कि इस प्लेट पे चार्ज कितनी होगी तो इस प्लेट पे चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, C1 V1।
अगर मैंने यहाँ पर लिखा, इस प्लेट पे जो चार्ज होगी वो कितनी हो जाएगी, -C2V2। दिस इज द नेट चार्ज ओवर दीज टू प्लेट्स। फाइनली चार्ज का फ्लो तो तब रुकेगा जब दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। जब दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो इस प्लेट पे जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, C1 इंटू वी। सो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज C1V, और इस प्लेट पे जो चार्ज हो जाएगा उसे हम लोग लिख सकते हैं C2V। इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, C1V1 माइनस व्हाट, C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। याद रखें, दो प्लेट एक ही कैपेसिटर के चार्ज एक्सचेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दो प्लेट डिफरेंट कैपेसिटर के जो वायर से कनेक्टेड है वो चार्ज एक्सचेंज कर सकते हैं, और इन दो प्लेट पे जो नेट चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। सो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, जो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर C1V1 की बात करें तो C1 हमारा कितना है, 3 माइक्रोफेराड, और V1 हमारा कितना है, यहाँ पर बोल दिया गया 6। सो 3 इंटू 6 माइक्रो में है तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। माइनस C2 की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना है, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, दैट इज 3 प्लस 2 दैट इज 5। 18 माइनस 12 दैट इज व्हाट, 6 डिवाइडेड बाई 5 वोल्ट। यहाँ पर माइक्रो से माइक्रो कैंसिल। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी करेक्ट है। In question number 29, three capacitors, each of capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be. Here there are three capacitors and all these three capacitors are of same rating CV, CV. इसका मतलब इन सारे कैपेसिटर का जो चार्ज रेटिंग होगा वो भी CV होगा। इसके क्रॉस कितना वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं C इक्विवेलेंट की बात करूं तो C इक्विवेलेंट यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और तीनों इक्वल हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ C डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूँ तो ये C/3 है। यहाँ पर जो वोल्टेज मैंने लिया दैट इज V डैश। यहाँ पर जो चार्ज होना चाहिए पहले के चार्ज के बराबर ही होना चाहिए, अदरवाइज ब्रेकडाउन हो जाएगी। दोनों के केस में ब्रेकडाउन जो चार्ज है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चार्ज है C इक्विवेलेंट इंटू V डैश। सो यहाँ पर लिख सकते हैं C डिवाइडेड बाई 3 इंटू वी डैश इज इक्वल टू व्हाट, CV। C से C कैंसिल, सो V डैश इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, 3V। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C/3 और ब्रेकडाउन वोल्टेज इज व्हाट, 3V। जस्ट रिमेंबर दैट अगर सारे कैपेसिटर सेम रेटिंग के हैं और सभी को कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में तो एक का वोल्टेज V है। इस तरीके से n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज n इंटू V हो जाएगा। सो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। Let's go for question number 30. A network of 4 capacitors of capacity equal to C1 is equal to C, C2 is equal to 2C, C3 is equal to 3C and C4 is equal to 4C are connected in a battery as shown in the figure. The ratio of the charges on C2 and C4. यहाँ पर बोला गया, मान लिया जाए यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि इस वाले पार्ट से अगर चार्ज मैंने बोल दिया यहाँ पर चार्ज Q1 जा रही है और यहाँ से चार्ज Q2 जा रही है, सिंस इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इस एलिमेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इस एलिमेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें चार्ज का रेशियो पता चल जाएगा। पहले तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता कर लें, तो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिखा जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 की अगर मैं बात करूँ तो 1/C1 इज 1/C प्लस व्हाट, 1/2C प्लस 1/3C। अगर मैं इसे यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6C, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर 3 प्लस 2, ये 11 डिवाइडेड बाई 6C लिखा जा सकता है। इसका मतलब है C इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो 6C डिवाइडेड बाई 11 लिखा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इसे मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, ऊपर वाले का जो कैपेसिटेंस है वो हमें पता चल रहा है, ऊपर वाले का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 6C डिवाइडेड बाई 11, नीचे वाले का जो कैपेसिटेंस है C4 दैट इज़ व्हाट, हाउ मच, 4C। इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वो हमारा V है। यहाँ पर जो चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज मैंने Q1 लिखा है और यहाँ पर चार्ज मैंने Q2 लिखा है। अगर ध्यान से देखें ये जो चार्ज है ये Q1 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इसके क्रॉस का वोल्टेज V है, तो कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज दैट इज़ 4CV। इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल दूँ दैट इज़ 6CV डिवाइडेड बाई 11। सो Q1 और Q2 के रेशियो की अगर मैं बात करूं, अच्छा किसके किसके क्रॉस की बात की जा रही है, C2 से पास करने वाला जो चार्ज है वो Q2 है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ Q2 डिवाइडेड बाई Q1 की अगर बात की जाए तो Q2 डिवाइडेड बाई Q1 की बात की जाए तो 6CV डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई व्हाट, 4CV। CV से CV कैंसिल, ये 2 से 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, तो ये कितना लिखा जाए 3 डिवाइडेड बाई
22. So which option is correct? Option B is correct. क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो फाइंड थ्रस्ट फोर्स ऑन होस पाइप इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to power 3 kg per meter क्यूब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होस पाइप इज 10 to power -6 मीटर स्क्वायर एंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय स्ट्रीम इज 10 मीटर्स। थ्रस्ट फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमें मालूम है, दैट इज रो ए वी स्क्वायर। अगर हमें v पता चल जाए, डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, तो थ्रस्ट फोर्स पता किया जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में साथ में एक और चीज़ मेंशन किया गया है कि 10 मीटर हाइट तक जा रही है। अगर 10 मीटर हाइट तक जा रही है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा जा सकता है 2gh। 2 इंटू वट g हमारा 10 इंटू h हमारा 10 है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 to the power 2 वी स्क्वायर। यहाँ पर वी स्क्वायर की जरूरत थी इसलिए मैंने डायरेक्टली वी स्क्वायर लिख लिया। थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर डेंसिटी कितनी है 10 to the power 3, एरिया कितना है हमारा 10 to the power -6 इंटू वट 2 इंटू 10 to the power 2। इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power -1, दिस इज 0.2 न्यूटन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन की बात करें, मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास of 4m, the lighter block comes to rest after the collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of the coefficient of restitution will be। एक लाइटर ब्लॉक है जिसका मास m kg है, एक हेवियर ब्लॉक है जिसका मास 4m kg है। इसे 1 मान ले, इसे 2 मान ले, इसकी वेलोसिटी मेंशन की गई है, दैट इज v। टकराने के बाद जो लाइटर ब्लॉक है वो रेस्ट पे आ गई, इसकी वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, इसे हमने 2 माना था, इसे मैंने यहाँ पर v2 बोल दिया। v2 इज इक्वल टू कितना हो गया है 0, ये हमारा 4m है। v1 की वैल्यू मैं यहाँ पर हमें मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख लूँ ये। अब हमें मालूम है कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कोई भी कोलिजन है तो हमारा मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर मैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन की बात करूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ mv इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या लिखा जाए 4m इंटू v1। m से m यहाँ पर कैंसिल, सो v1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाए v डिवाइडेड बाई 4। और साथ में अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज v1 माइनस v2, दैट इज v1 डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1, दैट इज यहाँ पर लिख सकते हैं v। सो v1 डिवाइडेड बाई v, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इसको अगर सॉल्व किया जाए तो मैं लिख सकता हूँ v1 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 1/4। सो v1 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 1/4, इसे लिखा जा सकता है, दैट इज 0.25। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 33। अगर मैं 33 की बात करूं, फॉर रॉकेट प्रोपल्सन द वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस रिलेटिव टू द रॉकेट इज 2 km/s। इफ द मास ऑफ द रॉकेट सिस्टम इज 1000 kg, देन द रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन फॉर द रॉकेट टू राइज अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 4.9 मीटर/s²। मान लिया जाए एक रॉकेट है जिसका मास क्वेश्चन में मेंशन है, इसे एक्सेलरेट करना है 4.9 मीटर/s² से। इसका मास m kg है। हमें मालूम है ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा उसे हम थ्रस्ट फोर्स कहेंगे, नीचे एक फोर्स लगेगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थ्रस्ट फोर्स यहाँ पर एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, थ्रस्ट फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंस यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट लिखा जा सकता है, m कॉमन ले लें तो g प्लस a लिखा जा सकता है। थ्रस्ट फोर्स होता है u रिलेटिव इंटू लेमडा। ध्यान से देखिए u रिलेटिव क्वेश्चन में मेंशन है, m की वैल्यू भी मेंशन है, m की वैल्यू 1000 kg है, 10 to power 3, ये लिखा जाएगा 9.8 प्लस 4.9। u रिलेटिव क्वेश्चन में कितना दिया गया है, u रिलेटिव है 2 km/s, मतलब 2 इंटू 10 to power 3 इंटू लेमडा इज इक्वल टू व्हाट 10 to the power 3 इंटू यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, ये 14.7। 10 to power 3 से 10 to power 3 कैंसिल, तो इधर लेकर आ जाए तो ये कितना हो जाएगा 7.35 kg/s। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज 0 इफ एक्सटर्नल फोर्स ओवर द सिस्टम इज ऑलवेज 0, ऑलवेज नॉन जीरो, 0 और नॉन जीरो, नन। तो अगर मैं 34 की बात करूं तो हमें मालूम है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर मैंने बोला मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0 वेदर द फोर्स इज 0 और नॉन 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ क्वेश्चन नंबर 35 के, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर/s स्ट्राइक्स एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 980 ग्राम, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द ब्लॉक मूव्स। बोला गया एक बुलेट है,
एक बुलेट जो कितने ग्राम का है, 20 ग्राम का है, जो कितने मीटर पर सेकेंड से जा रही है, दैट इज़ 200 मीटर पर सेकेंड। एक यहाँ पर ब्लॉक है जो 980 ग्राम का है। हिट करने के बाद बुलेट इम्बेड कर गई तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, 1 kg। तो आपसे पूछा गया इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम बिफोर हिटिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर हिटिंग। इसे स्मॉल m मान ले, इसे कैपिटल M मान ले। तो यहाँ पर फाइनली इसका मास क्या लिखा जाएगा, m प्लस m। तो अगर मैं बोलूँ इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसकी वेलोसिटी को अगर मैं यहाँ पर v मान लूँ तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mv, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, m प्लस m इंटू वट, v डैश। सो v डैश इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ mv, m मास ऑफ द बुलेट दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 1। सो यहाँ पर क्या लिखा जाए, 10 to the power 1 and 10 to the power 2 that is 10 to the power 3। so 10 to the power minus 3 ये कैंसल आउट। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे लिए, ऑप्शन ए करेक्ट है इन सेक्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 36 में हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी। हमें मालूम होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू मोशन ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट इंटू डी क्यू वी क्रॉस यूनिट वेक्टर आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैन बी रिटन एज व्हाट, म्यू नॉट इंटू व्हाट, डी क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा ऑब्जर्व करें। अब सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम देख लें कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इस v की वजह से, अगर मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो बाहर की ओर है दैट इज डॉट। इसकी वजह से भी बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दैट इज डॉट। अगर ध्यान से देखें ये जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मैं ये बोल सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होगा तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर। इसका मतलब है तीनों चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर है। सो अगर मैं बोलूँ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड तीनों चार्ज की वजह से कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि नेट magnetic field due to one charge is equal to what, mu naught into q into v divided by 4 pi r square। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो सारे चार्जेस सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ टोटल चार्ज कितने हैं यहाँ पर, q, यहाँ पर चार्जेस कितने हैं 2q और यहाँ पर चार्ज कितना है हमारा q। तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है, मैं बोल सकता हूँ 4q है। सो म्यू नॉट इंटू 4q, सभी की वेलोसिटी हमारी v है, डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर और r यहाँ पर कितना है, a है। सो दिस इज a स्क्वायर। और हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द पेज। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आप देख सकते हैं इसे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आउट ऑफ द पेज विद द मैग्नीट्यूड म्यू नॉट 4qv डिवाइडेड बाई 4 पाई a स्क्वायर। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD इज प्लेस्ड नियर द इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप इज। इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनटू द प्लेन होगा। ध्यान से देखें इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। ध्यान से देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही होगी और इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ये, इसे मैं F बोल दूं। लेकिन इस वाले पार्ट में जितना मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले पार्ट में भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं बोलूँ इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर जो फोर्स होगा और यहाँ पर जो फोर्स होगा ये दोनों फोर्स सेम होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो करंट पास कर रही है, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है सेम यहाँ पर आइडेंटिकल है। इसका मतलब है दोनों पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। अब इस वाले पार्ट में बोले तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि अगर मैं IL क्रॉस B की बात करूँ तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ये, इस फोर्स को मैंने यहाँ पर F1 लिख लिया। यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में होगा दैट इज़ F2।
अब मैं यहाँ पर इस करंट को I1 मान लूँ और यहाँ से जो इस लूप में जो करंट पास कर रही है उसे मैंने यहाँ पर I2 मान लिया। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ तो ध्यान से देखें, ये यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस पे लाई कर रही है, इसका मतलब इस पे लगने वाला फोर्स इस पे लगने वाले फोर्स से ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द वायर होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसे मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो नेट फोर्स क्या लिखा जाएगा, F1 माइनस F2। अब मैं F1 की बात करूं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इस वाले लेंथ को मैं यहाँ पर L1 बोल रहा हूँ, इस वाले लेंथ को मैंने यहाँ पर L2 बोल दिया, इस वाले लेंथ को मैंने यहाँ पर D बोल दिया। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, ध्यान से देखें, यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर फोर्स जो होगा ILB होगा डायरेक्टली। यहाँ पर जो करंट है ये मैंने बोल दिया है I2, यहाँ पर जो लेंथ है उसे मैंने बोल दिया L1, और मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पार्ट में मैं B1 बोल दूं और इस वाले पार्ट में मैंने B2 बोल दिया। तो इस वाले पार्ट में जो फोर्स लग रहा है F1 जो लग रहा है वो मैं लिख सकता हूँ I2 इंटू L1 इंटू वट B1 माइनस इस वाले पार्ट में जो फोर्स लग रहा है वो I2 इंटू L1 इंटू वट B2। यहाँ I2 इंटू L1 अगर कॉमन ले ले तो ये B1 माइनस B2, यहाँ पर I2 इंटू L1। B1 की अगर मैं बात करूँ तो B1 ध्यान से देखें यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई D म्यू नॉट। अच्छा, यहाँ पे जो करंट पास कर रहा है वो कितना है I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई D माइनस म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। लेकिन अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है D प्लस L2। अब इसे सॉल्व करें तो मैं यहाँ पर म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अगर कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट I1 L1 I2 डिवाइडेड बाई वॉट 2 पाई, कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 1 बाई D माइनस 1 बाई D प्लस L2। LCM लेंगे D प्लस L2 माइनस D से D कैंसिल, L2 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट I1 I2 L1 यहाँ पर L2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D इंटू D प्लस L2। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख ले। मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स जो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर रख ले 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। I1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 25, I2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 15, L1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, L1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, L2 की वैल्यू है यहाँ पर 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू D। अगर मैं D की बात करूँ तो 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पर अगर D प्लस L2 की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। कैलकुलेशन करें, 10 टू पावर माइनस 2 से 10 टू पावर माइनस 2 कैंसिल, 10 टू पावर माइनस 2 से 10 टू पावर माइनस 2 कैंसिल, 2 पाई से ये 2 टाइम में कैंसिल, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 5 से ये 3 टाइम में ये कैंसिल, 3 से ये 10 टाइम में कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 25 इंटू 25 625 इंटू 2 1250 इंटू वट 10 टू द पावर माइनस 7। अब किस ऑर्डर में दिया हुआ है 10 टू पावर माइनस 4, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर कर लूँ तो दैट इज़ 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। और ये कैसा होना चाहिए अट्रैक्टिव इन नेचर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, बॉल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v अंडरगोज अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद ए बॉल ऑफ मास nm इनिशियली एट रेस्ट, द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकेंड बॉल इज। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक बॉल है जिसका मास कैपिटल M है, दूसरा बॉल है जिसका मास nm है, ये रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, ये v वेलोसिटी से चल रही है। टकराने के बाद आपसे बोला गया ये जो nm मास है इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो इसे मैंने v1 बोल दिया, इसे मैंने v2 बोल दिया, इसकी जो मास है वो मैंने बोल दिया m। अब हमें मालूम है कोई भी कोलिजन होगा तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ m इंटू वी इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दैट इज m इंटू v2 प्लस nm इंटू v1। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें m से m कैंसिल, सो मैं ये लिख सकता हूँ v2 प्लस nv1 इज इक्वल टू v, ये हमारा इक्वेशन 1। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लगा लें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखा जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज v। v2 से यहाँ पर v2 कैंसिल, इन दोनों को ऐड कर ले तो यहाँ पर v1 कितनी हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाई व्हाट n प्लस 1। अब अगर मैं बोलूँ कि इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आई, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉल मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉल इज इक्वल टू व्हाट हाफ इंटू nm इंटू v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर मतलब ये कितना लिखा जाएगा 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ।
अब हमें पूछा गया कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं, सो दिस के इज डिवाइडेड बाय के इनिशियल। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पता चल जाएगी। अगर मैं इसे के इनिशियल से डिवाइड कर दूं, के इनिशियल कितनी टोटल एनर्जी इसके पास थी, तो मैं ये लिख सकता हूँ हाफ इंटू वट एम इंटू वी ए स्क्वायर। हाफ से हाफ यहाँ पर कैंसिल, एम से एम यहाँ पर कैंसिल, वी ए स्क्वायर से वी ए स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल। तो मैं ये बोल सकता हूँ 4n ये हो जाएगा, दिस इज 4n डिवाइडेड बाई वट n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल is r, the ratio of magnetic field at a axial point which is r distance away from the center of the coil to the magnetic field at the center of the coil। यहाँ पर एक coil है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को मैंने यहाँ पर BC बोल दिया, और एक्सियल लाइंस पे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड को मैंने यहाँ पर B1 बोल दिया। यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया वो B1 और BC का रेशियो पूछा गया। सो हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 1 कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पर यहाँ पर कितना है, r है, सो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ कैलकुलेट करें तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पर 2r स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसका मतलब है r टू द पावर 3। इससे ये कैंसिल, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर 3/2 इंटू आर, इसका मतलब है 2 इंटू 2 टू द पावर 5/2 इंटू वट r, ये लिखा जा सकता है। अब हमें B1 और BC का रेशियो चाहिए। सो B1 हमारा इतना है, इसे मैं ये लिख लूँ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5/2 इंटू आर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल, r से r कैंसिल, 2 टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5/2 माइनस 1 दैट इज 3/2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस 1/2 to the power 3/2. So option C is correct. Let's go for question number 40. A uniform electric field and uniform magnetic field are acting in the same direction in a certain region. If a proton is projected in this region such that its velocity is pointed along the direction of fields, then the proton. अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन बोला गया है सेम है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम बोला गया है, और यहाँ पर एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज मैंने यहाँ पर Q मान लिया, और इसे v वेलोसिटी दे दी गई है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अगर ध्यान से देखें मैग्नेटिक फील्ड अगर वेलोसिटी के पैरेलल है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगी, इस चार्ज पार्टिकल पे एक्सेलरेशन डेवलप होगा दैट इज चार्ज इनटू ई डिवाइडेड बाय व्हाट, मास। इस पे एक्सेलरेशन डेवलप होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? विल स्पीड अप। सो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन क्या है, सी हमारे लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज रिमूव्ड फ्रॉम ए बिगर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2r सच दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क कोइंसाइड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज अल्फा r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क, द वैल्यू ऑफ अल्फा। एक बड़ी डिस्क है जिसका रेडियस 2r है, इससे एक छोटी डिस्क जिसका रेडियस r है उसे बाहर कर लिया गया, तो सेंटर ऑफ मास बड़े वाले डिस्क से अल्फा r डिस्टेंस पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज माइनस अल्फा r कॉमा 0। जो छोटा डिस्क है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना हो जाएगा, दैट इज r कॉमा 0। बड़े डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 कॉमा 0। अब यहाँ पर कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ पर xc कैन बी रिटन एज a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। a1 इज द एरिया ऑफ द बिगर डिस्क, a2 इज द एरिया जहाँ जिसे बाहर निकाला गया उसका एरिया, x1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द बिगर डिस्क, x2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉलर डिस्क जिसे बाहर निकाला गया, और xc जो हमने सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लिखा है दैट इज व्हाट, माइनस अल्फा r।
इज इक्वल टू a1 x1, ध्यान से देखें x1 की अगर बात करें तो वो कितनी है 0, तो ये पार्ट 0। a2 की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। x2 की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी r डिवाइडेड बाय बड़े वाले डिस्क का एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले डिस्क का एरिया कितना लिखा जाएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, सो माइनस r डिवाइडेड बाई 3, r से r कैंसिल, सो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा जाए 1/3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस इन फैराड ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर विथ रेडियस 1 मीटर। कैपेसिटेंस किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और रेडियस यहाँ पर दे दिया गया है, रेडियस कितना दे दिया गया है 1 मीटर। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 0.11 इंटू 10 टू द पावर -9। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ 0.11, यहाँ पर लिखा जा सकता है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10, और फैराड में आंसर है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, इफ ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू Q and -Q चार्जेस ऑन द टू प्लेट्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेट हैविंग चार्ज -Q ड्यू टू द प्लेट हैविंग चार्ज +Q विल बी। यहाँ पर बोला गया कैपेसिटर प्लेट है, एक पे चार्ज हमारा +Q है, दूसरे पे चार्ज हमारा -Q है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। किसी एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी E/2। अगर बोला गया है -Q चार्ज प्लेट पे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो -Q चार्ज पे फोर्स किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से कितनी होगी, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E/2 है, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है -Q। तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ -Q इंटू E डिवाइडेड बाई 2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg moving with a velocity of I cap plus 2j cap minus 3k cap meter per second collides with another body of mass 3 kg moving with a velocity of 2I cap plus j cap plus k cap meter per second. If they stick together, the velocity in meter per second of the composite body. एक बॉडी जिसका मास मैंने यहाँ पर मान लिया m1, जो मान लो कि v1 वेलोसिटी से चल रही है, एक बॉडी जिसका मास m2 है, जो मान लो v2 वेलोसिटी से चल रही है, दोनों चिपक गई, चिपक कर दोनों साथ में चलने लगी, तो दोनों की वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर कितना मान लिया v। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि मोमेंटम बिफोर हिटिंग एंड मोमेंटम आफ्टर हिटिंग विल बी कंजर्व्ड। सो मैं यह बोल सकता हूँ m1 v1 प्लस व्हाट m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v। हमें यही v तो कैलकुलेट करना है, तो m1 को v1 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस -6k कैप। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 2i कैप प्लस 4j कैप -6k कैप प्लस, अगर मैं इसकी बात करूं तो m2 इंटू v2 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास हमारा कितना है दैट इज 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 6i कैप दैट इज 8i कैप डिवाइडेड बाई 5, 4j कैप प्लस 3j कैप 8i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो मैं लिख सकता हूँ 8i कैप प्लस 7j कैप minus 3k cap divided by 5, and this is the velocity. So which option is correct? According to this, question number 44 का option A correct है। Question number 45 की बात करें, particle projected with velocity u makes an angle theta with respect to the horizontal. Now it breaks in two identical parts at the highest point of trajectory. If one part retraces its path, then velocity of the other part is, मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, जिसे u वेलोसिटी से थ्रो किया गया, कितने एंगल पे थीटा एंगल पे, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी u cos थीटा। जब टॉप पॉइंट पे पहुंच रही है तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टॉप पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मान लेते हैं एक पार्ट का मास m है, दूसरे पार्ट का भी मास मैंने m मान लिया। बोला गया जो पहला पार्ट है वो अपने इनिशियल ट्रेजेक्टरी को रिट्रेस कर रही है। इनिशियल ट्रेजेक्टरी को रिट्रेस करने के लिए इसकी वेलोसिटी एक्सप्लोजन से पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज u cos थीटा। अब हमें मालूम है मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन की अगर मैं बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2mu cos थीटा। ध्यान से देखें x डायरेक्शन में, तो मैं i कैप लिख लूँ,
अच्छा, इसके मोमेंटम की बात करूं तो इसका मोमेंटम कितना लिखा जाएगा, दैट इज माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप। और इसके मोमेंटम की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है, जो कैलकुलेट करना है हमें, दैट इज m इंटू वी। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, m से m यहाँ पर कैंसिल, दिस इज 2 u cos थीटा आई कैप और ये हमारा माइनस u cos थीटा आई कैप है। सो ये कितना हो जाएगा 3 u cos थीटा आई कैप एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट v। इसका मतलब है दूसरे पार्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 3 u cos थीटा इन x डायरेक्शन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए करेक्ट है। In question number 46, a sphere of mass m moving with a constant velocity collides head-on with another stationary sphere of same mass. The ratio of velocities of two spheres after collision will be if the coefficient of restitution is e. यहाँ पर दो स्फेयर है, दोनों स्फेयर का मास क्या है, सेम है। एक रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। एक मोशन में है, इसकी वेलोसिटी को मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पर u। इसकी वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर v1 मान लिया, इसकी वेलोसिटी को मैंने बोला है v2 है टकराने के बाद, और यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। कोलिजन की बात करें तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर लिखा जा सकता है mu इज इक्वल टू व्हाट, mv1 प्लस mv2। m से m यहाँ पर कैंसिल, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू व्हाट, u। ये इक्वेशन हमारा 1। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक फार्मूला इस्तेमाल कर लें, e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 इज डिवाइडेड बाई व्हाट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u माइनस 0 u। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू यू। इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू व्हाट, u। यहाँ पर v1 से v1 यहाँ कैंसिल, 2v2 कैन बी रिटन एज u इंटू 1 प्लस e। इसका मतलब v2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है u इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं v2 को किसी एक इक्वेशन में रख दूं, अगर मैं यहाँ पर रख दूं, या फिर v2, हाँ, अगर मैं v2 को इस इक्वेशन में रख दूं तो v1 पता चल जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर v1 की बात करूँ तो v1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, u माइनस v2। u माइनस v2 कितना लिखा जाए यहाँ पर, u इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाई 2। u अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 माइनस 1 माइनस e, इसका मतलब 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 2। अब v1 और v2 का हमें रेशियो पता करना था, दोनों ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो पता करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, v1 डिवाइडेड बाई v2। ध्यान से देखें, यहाँ पर u/2 कॉमन है, यहाँ पर भी u/2 कॉमन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी तो बच जाएगी कितनी, 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक स्टेशनरी बॉम्ब है, ये स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड कर रही है 3 पार्ट में, जिसका रेशियो दिया गया 4:4:7, जिनमें से जो 2 पार्ट हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सप्लोजन के बाद मोशन कर रही है। एक पार्ट जो मैंने ये बोल दिया है दिस इज 4m, जिसका वेलोसिटी दे दिया गया दैट इज 70 मीटर पर सेकेंड। इस वाले पार्ट को भी मैंने बोल दिया 4m, क्योंकि रेशियो है 4:4:7। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया 70 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, और इसका जो मास है वो हो गया हमारा 7m, और इसकी वेलोसिटी मैंने यहाँ पर मान लिया v। इसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। हमें मालूम है मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज 0, मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन देखते हैं। इसे x डायरेक्शन मान लें तो ये हमारा y डायरेक्शन है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 4m इंटू 70 आई कैप प्लस 4m इंटू 70 जी कैप प्लस 7m इंटू वी। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ 7m है, यहाँ पर भी 7m कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर भी 7m कॉमन लिया जा सकता है, एंड दैट विल बी 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, 7m कॉमन ले लिया तो 4 इंटू 10 दैट इज 40 आई कैप, और यहाँ पर क्या बचेगा 40 जे कैप, और यहाँ पर बचेगा v। इसका मतलब v जो आएगी वो कितनी आ गई, 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप विथ माइनस साइन। मैग्नीट्यूड की बात की गई है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 40√2 मीटर पर सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, द अर्थ हैज वॉल्यूम v एंड सरफेस एरिया a, देन इट्स कैपेसिटेंस वुड बी। अर्थ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अर्थ को हम लोग क्या मानकर चलेंगे कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट है। स्फेरिकल शेप के किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कैपेसिटेंस होता है उसका फार्मूला 4πε0 इंटू r। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना 4/3πr3, और इसके एरिया सरफेस एरिया की बात करूं तो ये सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²।
आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया लिख लूँ तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बच गया आर डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो इसे लिखा जा सकता है 3v डिवाइडेड बाई ए। अगर मैं इस आर को इस इक्वेशन में रख दूँ तो हमें कैपेसिटेंस का वॉल्यूम एंड एरिया के साथ रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट 3v डिवाइडेड बाई ए, और ये कितना हो जाएगा दैट इज 12 पाई एप्सिलॉन नॉट v डिवाइडेड बाई ए। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, एन इलास्टिक स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एज शोन इफ द स्प्रिंग हैज 24 जूल ऑफ एनर्जी एंड सडनली रिलीज्ड व्हेन स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, द वेलोसिटी विद विच द ब्लॉक ऑफ 4 kg मूव्स विल बी। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखें कि स्प्रिंग को पहले कंप्रेस किया गया। कंप्रेस जब किया गया तो स्प्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी 24 जूल। कंप्रेस करके छोड़ दिया गया तो जब ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ पे पहुंची है तो इसकी वेलोसिटी पूछी गई है, तो इसकी वेलोसिटी को मैंने v1 मान लिया और इसकी वेलोसिटी को मैंने v2 मान लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखें, जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया था उस समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगी। जब इसे छोड़ दिया गया नेट एक्सटर्नल फोर्स ओवर द सिस्टम इज 0, सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। सो इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 है तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। अब हमें मालूम है कि जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंच रही तो इसकी वेलोसिटी को v1 मान लिया और इसकी वेलोसिटी को हमने v2 मान लिया। अब मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, कंप्रेशन के टाइम में 0 थी, तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा कितना होगा 0। अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो इसका जो मोमेंटम है वो कितना लिखा जाए 4v1। पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इसे पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर -2 इंटू v2 इज इक्वल टू वट 0। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2v1 इज इक्वल टू v2, ये हमारा एक इक्वेशन। साथ में एक और चीज़ बोला गया, जब इसे कंप्रेस किया गया तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो कितनी थी 24 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग इन 2 ब्लॉक सिस्टम इज इक्वल टू वट हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ हाफ म्यू कितनी 4 kg और 2 kg है, इसका मतलब यहाँ पर लिखा जा सकता है 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6। वी रिलेटिव अगर ध्यान से देखें तो v1 प्लस v2, रिलेटिव वेलोसिटी की बात की जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, सो v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 टाइम में कैंसिल, ये 3 टाइम में कैंसिल, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2/3 इंटू वट v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू वट 24 जूल। अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पर कितना, ये 12 टाइम में कैंसिल, ये 36, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू वट 6। इक्वेशन फर्स्ट में जो दिया हुआ है दैट इज v2 इज इक्वल टू 2v1, सो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ v1 प्लस वट 2v1 इज इक्वल टू वट 6। इसका मतलब v1 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? हमें 4 kg का ही वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, सो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस r कैरीज ए करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड इज 5 माइक्रो टेस्ला एट ए पॉइंट विच इज 2r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज r/3 डिस्टेंस इनसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर इज। एक वायर है जो r रेडियस का है, इसके एक्सिस से 2r के डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई है दैट इज 5 माइक्रो टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2r इज इक्वल टू वट म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई d, और d कितना है 2r है, सो मैं लिख सकता हूँ 4 पाई r इज इक्वल टू वट 5 माइक्रो टेस्ला। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई पाई r इज इक्वल टू वट 20 माइक्रो टेस्ला, ये लिखा जा सकता है। हमें लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है सरफेस से r/3 डिस्टेंस पे, इसका मतलब है अगर मैं वो सेंटर से बोलूँ तो कितने डिस्टेंस पे, दैट इज 2r/3। तो यहाँ पर 2r/3 डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड। यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा लें, सो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl ओवर ए क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड dl की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर क्या लिखा जाए 2 पाई इंटू r की बात करें तो ये कितना है 2r डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड। टोटल करंट इनक्लोज्ड I डिवाइडेड बाई टोटल एरिया into what the area enclosed by this loop, so I divided by total area कितना हो गया, that is pi r square into area enclosed by this loop is equal to how much, pi into 4r square divided by 9। so pi r square से pi r square यहाँ पर कैंसिल,
यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये 2 इंटू 2 दिस इज़ 4, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 से 3 टाइम में ये कैंसिल। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई व्हाट, दिस इज 3 एंड दिस वन इज पाई आर, सो 3 पाई आर। सिंस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई आर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, कितना है 20 माइक्रो टेस्ला, सो 20 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो टेस्ला इज द आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके तो यहाँ पे सॉल्यूशन खत्म होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।